हेलो स्टूडेंट्स, डीजी कोकनी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले 8 स्टैंडर्ड का चैप्टर 11 ह्यूमन बॉडी एंड ऑर्गन सिस्टम का लेक्चर 2। ओके, उसमें नेक्स्ट पार्ट में क्या देखना है हमें? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, या ब्लड वेसल कितने टाइप्स के होते हैं वो देखना है। 2 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी एंड वेन्स। जो इस साइड की जो ट्यूब नजर आ रही है आपको, ये वेन है, और इस साइड की ट्यूब नजर आ रही है वो आर्टरी। और दोनों में फर्क क्या है? ये जो आर्टरी जो होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरे बॉडी में लेके जाती है, और जो वेन होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से लेकर हार्ट तक लेके आती है। खाली एक्सेप्ट यानी सब आर्टरी हार्ट से निकलते हुए पूरे बॉडी में चली जाती है, पर लेकिन एक ऐसी वेसल्स होती है, आर्टरी होती है, जो हार्ट से निकल के लंग्स में जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। और वेन्स भी वैसे पूरे बॉडी में सब जो वेन्स है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक लेके आती है, उसमें से एक ऐसी वेन्स होती है जो लंग्स तक जाती है। यानी एक्सेप्शन दोनों में है, एक हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स तक लेके जाती है, और एक वेन्स ऐसी होती है जो पूरे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक लंग्स में एक वेन जाती है। तो इस तरह आर्टरी के बारे में बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो क्या होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड? तो जिसमें ऑक्सीजन होगा जो लंग्स से हार्ट में जाएगा, और हार्ट में ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में हमारे सप्लाई हो जाएगा। यानी इनडायरेक्टली हम ऐसे भी बोल सकते हैं आर्टरी जो होती है वो प्योर ब्लड सप्लाई करती है बॉडी को हार्ट से, और वेन जो होती है इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पूरे बॉडी में से जितना भी हमारा इम्प्योर ब्लड है वो सब कलेक्ट करके, यानी इम्प्योर ब्लड कहाँ कलेक्ट होता है? जैसे प्योर ब्लड जाता है बॉडी के हर एक सेल हर एक पार्ट में जाता है, उस पार्ट के हर एक सेल में जाता है। उस सेल में जो रिएक्शन होती है जैसे एटीपी जनरेशन वगैरह, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, ऑक्सीजन उस सेल में जाते हैं। वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल होता है वो और CO2 कलेक्ट करके फिर से इम्प्योर ब्लड बन जाता है। वो इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो वेन्स टोटल बॉडी में स्प्रेड हुए। तो ये जो स्प्रेड हुए छोटे छोटे होते हैं उसको बोलते हैं कैपिलरीज। वो सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन कलेक्ट करके सीधा हार्ट तक आते हैं, और हार्ट एक खाली एक ऐसी वेन होती है जो हार्ट की जगह लंग्स में जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। और वहां से क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसमें CO2 होता है, वो लंग्स में जाती है। वहां से CO2 बाहर निकाल के हमारे नोज द्वारे या नोज थ्रू बाहर जाता है। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सब आर्टरी बॉडी में जाती है, बल्कि एक ऐसी आर्टरी होती है जो लंग्स में जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। तो वहां से क्या होता है, तो जो आर्टरी होती है वो वहां से ऑक्सीजन कलेक्ट करके फिर हार्ट के माध्यम से पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है। तो इस तरह आर्टरी और वेन्स वर्क करते हैं। ये दोनों में फर्क ऐसा है, आर्टरी जो होती है वो थिक होती है यानी बड़ी, और वेन होती है वो थीन होती है यानी छोटी। तो दोनों में डिफरेंस और एक है वाल। वेन को वाल होता है, आर्टरी को वाल नहीं होता। तो वाल क्या होता है, जब भी प्रेशर तैयार होता है वो आर्टरी वेन में तब वो ओपन हो जाता है, जब यानी अंदर इंटरनली जो फंक्शन हमारे बॉडी में चल रहा होता है उसके हिसाब से वो वर्क करता है। वाल कब बंद होना है कब चालू होना है सब इंटरनल फंक्शन जो होते हैं हमारे बॉडी में ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं, तो उसके हिसाब से वाल्व क्लोज होता है, ओपन होता है। पर लेकिन आर्टरी को वाल्व नहीं होता, इसलिए आर्टरी में जो प्योर ब्लड होता है कंटिन्यूसली हमारी बॉडी को फ्लो होता है। क्योंकि अगर आर्टरी को वाल्व होगा और आर्टरी में जो प्योर ब्लड होता है बॉडी को सप्लाई हो रहा है, और गलती से अगर वाल्व बंद हो गया तो प्रॉब्लम ये हो सकता है हमारी बॉडी को प्योर ब्लड सप्लाई नहीं होगा। जिस साइड में जिस पार्ट को हमारे बॉडी के जिस पार्ट को प्योर ब्लड सप्लाई नहीं होगा वो बॉडी का पार्ट काम करना बंद करता है या काम नहीं करता।
तो इसलिए ये जो आर्टरी होती है उसको वाल्व नहीं होता, पर लेकिन वेन को वाल्व होता है। ये जो आर्टरी होती है इनसाइड जो पार्ट दिख रहे हैं तुम्हें, ये मसल से बना हुआ है। जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारा मसल्स होता है, उससे बना हुआ होता है। और ये जो बाहर का पार्ट होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो बॉडी में जो ट्यूब है या आर्टरी वेसल्स, ये जो वेसल्स है प्योर इम्प्योर ब्लड लेके जाती है और हर एक पार्ट में लेके जाते हैं। और सेल्स जहाँ होती है टिश्यू और सेल्स में कल देखा है हमने, एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज होते हैं, तो ये टिश्यू होते हैं जो जहाँ पे ये सब फंक्शन वर्क करता है। ओके, तो इस तरह वेसल्स जो होते हैं, ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं? दो। एक होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन। आर्टरी में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको वाल्व नहीं होता। दूसरा है वेन, जिसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें वाल्व होता है। आर्टरी जो होती है हार्ट से पूरे बॉडी में प्योर ब्लड लेके जाती है। वेन पूरे बॉडी में से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करके हार्ट तक लेके जाती है। तो आर्टरी हार्ट से निकल के ब्लड को पूरे बॉडी में सप्लाई करते, एक्सेप्ट वन जो आर्टरी होते हैं वो लंग्स में जाते हैं, हार्ट टू लंग्स। और वेन में क्या होता है, सब बॉडी से जितना भी इम्प्योर ब्लड होगा, इम्प्योर यानी जिसमें CO2 होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, वो इम्प्योर ब्लड, उसको ही बोलते हैं डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सब कलेक्ट करके पूरे बॉडी से हार्ट तक लेके आती है। खाली एक वेन होती है जो लंग्स में जाती है। तो इस तरह स्ट्रक्चर हमने देखा है और फंक्शन भी इस तरह देखा है। तो उसके बाद जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कैपिलरीज और ब्लड वेसल में फर्क है। तो कैपिलरीज क्या होती है, वो बहुत ही थीन, बहुत ही छोटी छोटी जो वेसल छोटी छोटी होती है, उसमें रेड जो दिख रही है वो आर्टरी, जिसमें प्योर ब्लड होता है, जिसमें ब्लड ज्यादा रेड होता है क्योंकि वो प्योर होता है। और जो जब भी हमें लगता है तो ऐसा हमें ब्लड दो तरीके के दिखते हैं हमारे बॉडी में, दो तरीके यानी दो टाइप के ब्लड नहीं होते, पर लेकिन जो प्योर ब्लड होता है वो रेड दिखता है, प्योर रेड। और ब्लैकिश दिखने लगता है एक ब्लड, उसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो नॉर्मली ब्लू कलर से देखा जाता है। तो ये आर्टरी है वेन से। तो ये छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, बहुत सारे कैपिलरी छोटे छोटे एक दूसरे को कनेक्ट होता है, और ग्रुप ऑफ कैपिलरीज दैट इज द वेन और दैट इज द आर्टरी। यानी बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, उसका ग्रुप जो होता है उसको हम आर्टरी बोलते हैं अगर प्योर ब्लड होगा तो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो। और ग्रुप ऑफ कैपिलरीज जिसको हम वेन बोलते हैं, जिसमें इम्प्योर ब्लड होगा यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो ये कैपिलरीज होते हैं जो दो टाइप्स के होते हैं। और ग्रुप ऑफ कैपिलरीज दैट इज वेन और आर्टरी। ओके, तो इस तरह हमने वेसल, ब्लड वेसल के बारे में स्टडी किया। और इसमें देखा जाए तो जो ब्लड के रिलेटेड जो स्टडी होता है उसको हेमेटोलॉजी बोलते हैं। और हेमेटोलॉजी में ये सब चीज़ें डिस्कस की जाती है जो हार्ट से पूरे बॉडी में स्प्रेड हो चुके हैं कैपिलरीज, स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज बॉडी के हर एक लास्ट पार्ट जो होता है सबसे दूर वाला हार्ट से या सबसे छोटा पार्ट्स तक, ये छोटे जो स्मॉल कैपिलरीज है ये वहाँ तक पहुँचे, जिसकी वजह से बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड सप्लाई होता है। अगर कोई भी पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, बॉडी के अगर कोई भी पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वो पार्ट काम करना बंद कर देता है। इसकी वजह से हमारे जो हार्ट में जो पंपिंग होता है, हार्ट पंप होता है, हार्ट पंप होने की वजह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक बॉडी का हर एक पार्ट वर्किंग में होना चाहिए, तो बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होना चाहिए, जो ये वेसल्स वर्क करती है। और वेसल किसके माध्यम से करती है? कैपिलरीज के माध्यम से। ओके बच्चों, तो ये हुआ हमारा ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट। तो ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट क्या होता है? तो हार्ट से ब्लड पूरे शरीर में जाता है और पूरे शरीर में से ब्लड फिर से हार्ट में आता है। ये जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हार्ट के माध्यम से होता है, इसलिए बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन थ्रू हार्ट। हार्ट से जो बॉडी में टू होल बॉडी जो जाता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और
होल बॉडी टू हार्ट जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, उसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। वैसे स्टार्टिंग में देखा है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, अलग सिस्टम है, और ये वर्क होनी चाहिए। जब तक आपका हार्ट वर्क करेगा तब तक ये ब्लड सर्कुलेशन चलता रहेगा। जिस दिन आपका हार्ट बंद हुआ, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बंद हुई, इसका मतलब आपकी डेथ हुई। क्योंकि अगर आप लाइफ में यानी जिंदा हो तो ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये जो ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में जो इन्वॉल्व होता है, ब्लड किससे बना होता है? एक्चुअली में उसके दो टाइप से, यानी मेन टू कंपोनेंट से, जो दो कंपोनेंट से बना हुआ है। एक तो होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है ब्लड सेल्स। और प्लाज्मा में देखा जाए तो ये पेल येलो फ्लूइड होता है, फ्लूइड यानी लिक्विड टाइप जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं फ्लूइड। तो ब्लड भी फ्लूइड है, वाटर नहीं। वाटर अलग सिस्टम है, फ्लूइड अलग सिस्टम है। फ्लूइड यानी फ्लो होने वाला, जिसमें 90 to 92% वाटर है, 6 to 8% प्रोटीन से, 1 to 2% इनऑर्गेनिक सॉल्ट से। तो वाटर तो ब्लड से ब्लड तो वाटर से बना हुआ है, इसका मतलब ब्लड तो होगा ही होगा। 90 to 92% वाटर होता है, और 6 to 8% जो प्रोटीन्स होते हैं, कौन से होते हैं? अल्बुमिन, ग्लोबुलिन और दो तीन टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, जिससे ब्लड हमें कुछ, हमारे बॉडी को कुछ सिक्योरिटी देता है या प्रोटेक्शन करता है। जैसे अल्बुमिन होता है वो डिस्ट्रीब्यूट द वाटर, यानी वो क्या करता है, हर एक सेल में जाके जो ब्लड में जो वाटर होता है, वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अल्बुमिन नाम का प्रोटीन्स होता है। ग्लोबुलिन जो होता है वो हमें प्रोटेक्शन करता है, बैक्टीरियल एक्टिविटी होगी अलग, या अगर कोई चीज ऐसी बॉडी में हलचल होगी या जो नहीं चाहिए बॉडी को, उसके हिसाब से वो ग्लोबुलिन जो होता है वो हमें प्रोटेक्शन देता है। देन जो मसल्स, नर्व्स, इसके जो फंक्शन होते हैं उसके कंट्रोल करने वाला एक प्रोटीन्स होता है। इनऑर्गेनिक सोर्स कौन से होते हैं? जैसे सोडियम, हमें पता है कि हम फूड खाते, फूड में से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमें विटामिन्स मिलते हैं, उसमें मिनरल्स भी मिलते हैं। तो स्पेशली हमारे फूड में एक स्पेशली सॉल्ट होता है, सॉल्ट में सोडियम मेटल होता है, सोडियम सॉल्ट यानी मिनरल्स। तो 1-2% जो सोडियम, पोटेशियम, मिनरल्स होते हैं वो भी उसको भी मेंटेन किया जाता है ब्लड के माध्यम से, इस प्लाज्मा के माध्यम से। तो ये प्लाज्मा में इतनी सारी चीजें आती हैं। और दूसरा जो कंपोनेंट्स है ब्लड सेल स्पेशली 3 टाइप्स के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स है। तो आरबीसी देखा जाए तो ये जो आरबीसी होती है, स्मॉल सर्कुलर सेल्स, यानी ये सेल्स होती है, ब्लड सेल्स यानी सेल्स होती है जो जिसमें ब्लड होता है। तो रेड जैसे दिखते हैं, ऐसे रेड ब्लड सेल्स दिखती है। तो ये जो स्मॉल सर्कुलर होगी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। अभी इसको रेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेड इसलिए कहा जाता है, इसका कलर रेड है। और कलर रेड क्यों है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन्स है और जो ब्लड में होता है। और ग्लोबिन में एफे होता है, एफे यानी लोखंड, आयरन। तो उसके वजह से उसका रेडिश ब्राउन कलर होने की वजह से इस सेल्स को भी रेड कलर आता है, इसलिए हम बोलते हैं उसको रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी। अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ या आपको वीकनेस आया तो डॉक्टर के पास आप चेक करने के लिए जाते हो। तो उसके बाद डॉक्टर जो चेकअप करता है, पहले आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कितने वो चेक करता है। अगर इसमें से कम ज्यादा हो गए, कम हुए तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा हुए तो भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको सीधा 3-4 दिन के लिए एडमिट करता है। आप कभी भी वायरल इन्फेक्शन होने की वजह से जाओ, ये रिपोर्ट में आपको दिखाई देगा। और आपको थोड़ा मेडिकल नॉलेज होना चाहिए, ऐसा लगता है। तो कभी भी आपके घर वाले या आप या कोई रिलेटिव अगर जाए और उनके पास रिपोर्ट होगा तो ये चीजें आपको दिखाई देगी। और डॉक्टर उसमें अंडरलाइन भी करता होगा, डॉक्टर ने उसमें अंडरलाइन भी किया होगा कि इसमें चेंजेस है। तो कितने होने चाहिए? आरबीसी 50 to 60 लाख होते पर एमएम, मिलीमीटर क्यूबिक मिलीमीटर। तो इसके हिसाब से अगर 50 लाख के पहले यानी 45 लाख होंगे,
नॉर्मली आरबीसी कमी होते हैं। तो अगर 50 लाख से कम होगा तो उसमें लाइन किया होगा, अंडरलाइन किया होगा आरबीसी को। ओके, तो वो जो आरबीसी होते हैं हमारे बॉडी में 100 टू 127 डेज तक जिंदा रहते, फिर वो डेड हो जाते, फिर से नए तैयार होते हैं हमारे बॉडी में, जो रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड है डब्ल्यूबीसी, लार्ज साइज के होते हैं, 5000 टू 10,000 मिलीमीटर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में होते हैं, 5000 टू 10,000। अगर आपको वीकनेस आया तो 100% डब्ल्यूबीसी कम होते, 100%, 3000, 4000, 4500 इस तरह डब्ल्यूबीसी आते हैं। और ये जो डब्ल्यूबीसी होते हैं ये हमारे बॉडी की आर्मी होती है। आर्मी यानी हमारे बॉडी में अगर बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ जाता है कहीं से, तो ये जो डब्ल्यूबीसी जो होती है ये आर्मी की तरह एक्ट करती है और पूरे बैक्टीरिया को किल कर देती है। इसलिए डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में ज़्यादा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी 5000 टू 10,000 में। अगर कभी कभी क्या होता है, कुछ अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटी हुई, प्रोटीन्स वगैरह ज़्यादा लिया तो डब्ल्यूबीसी हमारे 10,000 से भी बड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो भी आपको प्रॉब्लम होता है। क्योंकि क्या होता है, वो जो डब्ल्यूबीसी होती है वो बैक्टीरिया को किल कर देती। कुछ बैक्टीरिया हमारे बॉडी के लिए अच्छा भी होता है, तो वो बैक्टीरिया को भी किल कर देती है। उसकी वजह से हमारे बॉडी में कुछ हलचल हो जाती है, उसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। इतना लार्ज इफेक्ट इसका दिखता है। नॉर्मली 100 में से 90% जो लोग होते हैं उसमें डब्ल्यूबीसी कम ही होता है, उसकी वजह से उनको उनमें वीकनेस आ जाता है। थर्ड होता है प्लेटलेट्स, इसमें भी सुधार ला सकते हैं हम कब, यानी वीकनेस आया तो इसमें भी शॉर्टेज आ सकता है। 2.5 लाख टू 4 लाख के बिटवीन चाहिए। अगर इसके बिटवीन नहीं होगा तो आपको डॉक्टर एडमिट कर देते हैं। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो ये डिस्क सेल होती है, ब्लड क्लोटिंग के लिए काम आती है। जो प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में होती है, जब भी हमें कुछ जख्म हो जाता है, किधर लग जाता है, तो उसमें क्लोट करने, ब्लड क्लोट करते हैं। क्लोट क्यों करते हैं? तो क्लोट करने का कारण, अगर हमारे बॉडी में कहाँ जख्म हुई और वहाँ पे अगर बाहर से जो बैक्टीरिया है, एटमॉस्फेयर से जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा, तो पूरे ये जो कैपिलरीज है, आर्टरी वेन है, हार्ट है, सब जगह स्प्रेड हो जाएगा और हमें डिसीज हो सकता है और हमारी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जहाँ पे लगा वो प्लेटलेट्स क्या करती है, वहाँ पे जो लीड की तरह क्लोज कर देती है और बाहर के बैक्टीरिया अंदर चले नहीं जाते। उसकी वजह से हमारा प्रोटेक्शन होता है। इसलिए ब्लड क्लोटिंग होना बहुत ही जरूरी है। जख्म होने के बाद जो बोलते हैं ना हम, ब्लैक वहाँ पे जमा हो जाता है और क्लोज हो जाता है, वो उसको ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। और ये प्लेटलेट्स उसमें काम आता है। इसलिए प्लेटलेट्स मेंटेन होना भी जरूरी है, डब्ल्यूबीसी मेंटेन होना भी जरूरी है, क्योंकि वो हमारे शरीर की आर्मी है। और आरबीसी भी मेंटेन होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की लेवल कम ज़्यादा हो सकती है और एनीमिया, कैंसर जैसे बीमारियों का सामना भी हमें करना पड़ सकता है। ये हुआ हमारा ब्लड सेल्स के बारे में। अभी ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ज़्यादातर ब्लड ग्रुप क्या होता है हमें पता ही नहीं होता। जब भी बच्चा जन्म लेता है तभी से ब्लड ग्रुप मेंशन किया जाता है, पर हमें कभी बताया नहीं जाता। जब हमारे यानी लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है तब उनको ब्लड की जरूरत होती है, तब ध्यान में आता है इसका ब्लड कौन सा चेक करना पड़ता है, फिर उसके हिसाब से देना पड़ता है। तो ब्लड ग्रुप नॉर्मली 4 तरीके के होते हैं, ए बी ए बी ओ। पर लेकिन हर एज में RH पॉजिटिव, RH निगेटिव, ऐसे 2 टाइप्स होते हैं। तो पॉजिटिव वाले 4, नेगेटिव वाले 4, ऐसे टोटल 8 कितने ब्लड ग्रुप हमारे लोगों में कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। तो ध्यान में रखो, उसमें से ओ जो होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सली डोनर। ओ पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सली डोनर। तो ये जो ऑक्सीजन होता है, सॉरी ओ होता है, वो यूनिवर्सली डोनर होता है। ओ पॉजिटिव सबका ब्लड, सॉरी सब पेशेंट को या सब लोगों को ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चलता है। और ये जो ए बी होता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल रिसिप्टेंट बोलते हैं उसको। तो ए बी को सबका ब्लड चलता है, यानी ए बी सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है। ओ
सबको ब्लड दे सकता है, पर लेकिन ए को ए का, बी को बी का, और ए पॉजिटिव का ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव को बी पॉजिटिव, ऐसे चलेगा। अगर ए को बी देंगे तो सडनली डेथ हो सकती है। तो ब्लड ग्रुप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ए होगा तो ए को ए का चलेगा, बी को बी का चलेगा, ए बी को सबका चलेगा, क्योंकि वो यूनिवर्सली डोनर है। और ए बी में ए बी है, ए बी में बी भी है, इसलिए ए बी यूनिवर्सली एक्सेप्टर या रिसिप्टेंट है, और ओ जो होता है वो यूनिवर्सली डोनर है। तो इस तरह चार। पहले पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं, निगेटिव की नहीं। नॉर्मली और निगेटिव ब्लड ग्रुप नॉर्मली देखा ही नहीं जाता। बहुत सारे 1,00,000 लोगों में एक का हो सकता है ओ निगेटिव। नॉर्मली पॉजिटिव होते, सब ग्रुप पॉजिटिव होते हैं, पर लेकिन निगेटिव जिनका होता है उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसलिए ये जो निगेटिव ग्रुप होता है वो रेयरली हमें दिखाई देता है। तो ये जो ब्लड ग्रुप के बारे में जो चीजें वो देखते हैं हम, ब्लड डोनेशन। जैसे आप हमारे एरिया में या कहीं पे भी बड़े बड़े सिटीज में किसी के बर्थडे में, बड़े बड़े लोगों के बर्थडे में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है, जहाँ पे गाड़ी आती है कुछ हॉस्पिटल की, वो हमारे ब्लड लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 350 ml इतना ब्लड ले सकते एक टाइम। और 350 ml ब्लड देने के बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, नॉर्मली चक्कर आ जाती है, वो भी क्लियर हो जाता है। और 24 आवर्स में 350 ब्लड हमारा बन जाता है शरीर में, तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होती। 350 ml ये जो ब्लड होता है उसका पीएच होता है 7.4। अगर इसका पीएच थोड़ा भी चेंज हुआ तो सडनली आदमी की डेथ हो जाती है। तो बॉडी का ब्लड का पीएच भी मेंटेन होना बहुत ही जरूरी है। और 350 ml हम एट वन टाइम 24 आवर्स में एक बार डोनेट कर सकते हैं। भले आप डेली अगर इतना डोनेट करोगे तो आपका ब्लड कम हो सकता है, आपको वीकनेस आ जाती है, और उसके बाद आपकी डेथ भी हो जा सकती है। पर लेकिन महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट किया तो भी चलता है। 350 ml ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करना होता है, तो कैंप में जाके या ऐसे कर सकते हैं। और क्यों ब्लड डोनेट करना है? पहली चीज, जरूरत लोगों को हमारा ब्लड मिल सके, वो जिंदा रह सके, इसलिए देना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरी, अगर हम ब्लड देते हैं तो फ्रेश ब्लड फिर से हमारे बॉडी में जनरेट हो जाता है, तो इसलिए ब्लड देना अच्छी बात है। अगर आप में हिम्मत हो आधा घंटा ब्लड देने की, तो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, किसी जख्मी इंसान की जान बच जाएगी। ब्लड बैंक्स, ये ब्लड डोनेट कहाँ किया जाता है? जो ब्लड बैंक्स होते हैं जहाँ पे ब्लड होता है, जो कुछ ब्लड बैंक जो होते हैं वो पैसे पर ब्लड देते हैं, और कुछ ब्लड बैंक्स होते हैं वो सोशल वर्कर यानी सोसाइटी के लिए काम करते हैं, और उनको जो जख्मी हालत में पाया जाता है उनको ब्लड देने का काम करते हैं। और ब्लड डोनर क्या होता है? जो ब्लड डोनेट करता है उसको बोलते हैं ब्लड डोनर, और जो रिसिप्टेंट कौन होता है? ब्लड रिसिप्टेंट करने वाला। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसको ब्लड की जरूरत है, तो वो किसी से ब्लड लेता है, वो नहीं लेता, हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज करता है, वो सब चीजें हॉस्पिटल करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लड रिसिप्टेंट। और इसमें क्या होता है? ब्लड रिसिप्टेंट यानी जख्मी एक्सीडेंट होने के बाद ही ब्लड को देना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। ब्लड किसी लोगों में ब्लड जब शरीर में, हार्ट में या पूरे ये जो सिस्टम में, इस सिस्टम में अगर ब्लड क्रिएशन नहीं होता प्रॉपर, तो उनके शरीर में ब्लड की कमतरता होती है, उसकी वजह से वो बाहर से ब्लड ले सकते हैं। पर लेकिन ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है, ए को ए का चलेगा, बी को बी का चलेगा, ए बी को सबका चलेगा, ओ का सबको नहीं चलेगा, ओ को ओ का ही चलेगा, पर लेकिन ओ सबको दे सकता है, इसलिए यूनिवर्सली डोनर। और जिसका ओ पॉजिटिव ग्रुप होगा वो भाग्यशाली है, क्योंकि वो सबको ब्लड दे सकता है और सबकी जान बचा सकता है। भले जिसका ए बी होगा वो भी भाग्यशाली है, कोई भी ब्लड देगा तो भी चलेगा। इसलिए उसके हिसाब से जिसका जो ब्लड ग्रुप है उसके हिसाब से उसको रहना है या केयर करनी।
ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब हमारे हार्ट से हार्ट पंप करते हैं, हार्ट पंप करने के बाद पूरे बॉडी में चला जाता है ब्लड, तब जो ब्लड होता है, ब्लड का प्रेशर यानी ब्लड फ्लूइड है, फ्लूइड की वजह से वो फ्लो होता है, फ्लो होने के वजह से वहाँ पे प्रेशर तैयार होता है, और जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीपी। हाई बीपी, लो बीपी, ये टेंशन, ये आपको पता है। हाई बीपी होने का कारण क्या है, बीपी कितने होने चाहिए, कम से कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 120। अगर ये रेंज होगी तो हेल्दी पर्सन होगी, आपको किसी बीपी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बीपी की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120 से आगे जाता है 140 तक, उसको और लो हाइपरटेंशन बोलते हैं। लो यानी थोड़ा। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 से नहीं 120 टू 140 आ जाएगा तो उसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल यानी हेल्दी से थोड़ा थोड़ा लाइटली प्रेशर बोलते हैं। अगर 140 से 160 जाता है तो उसको लो हाइपरटेंशन बोलते हैं, और 160 से आगे जाता है तो उसको बोलते हैं हाई हाइपरटेंशन, यानी उनको हाई बीपी होता है। लो बीपी, हाई बीपी, लो बीपी 140 टू 160 होता है और हाई बीपी 160 से आगे होता है। आपके घर में अगर आपके आसपास, आपके अड़ोस पड़ोस में देखा जाए तो 10 में से 2 लोगों को बीपी का सामना करना पड़ रहा है, और ये बीपी का सामना करना है यानी कोई डिसीज नहीं, कहाँ से आया नहीं, हमारे वजह से ही तैयार हुआ है। क्योंकि नॉर्मली ये जो बीपी होता है, एक तो टेंशन लेने से होता है बीपी, फैट बढ़ने से होता है बीपी, एक्सरसाइज नहीं करने से होता है। तो अगर देखा जाए तो जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी है, उनका बीपी 120 भी क्रॉस करता है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से उनका ब्लड कंटिन्यूसली होता है। और ब्लड बीपी जो होता है हमारा समर में ज्यादा होता है, विंटर में कम होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि विंटर में क्या होता है, ठंड होती है, ठंड के कारण ब्लड स्लोली फ्लो होता है, और समर में क्या होता है, हीट की वजह से हमारा ब्लड थोड़ा फ्लूइड बन जाता है, पानी के जैसे बन जाता है, उसकी वजह से उसका फ्लो यानी तेजी से बहता है वो हमारे वेसल्स में, इसकी वजह से बीपी हाई होता है। तो ये चीजें हमें समझनी होती है, हमारा बीपी कब लो होगा, कब हाई होगा। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर अभी पहले बीपी चेक कर देते हैं। तो ये जो बीपी चेक करने का इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बोलते हैं स्पिग्मो मैनोमीटर। तो ये स्पिग्मो मैनोमीटर से जो बीपी मेजर किया जाता है, तो अगर आपका बीपी 150 होगा तो आपकी कंडीशन पहले समझो क्या है, उसके हिसाब से बीपी है कि नहीं वो डिसाइड कर लो। तो ये बीपी के रिलेटेड हाइपरटेंशन कंसेप्ट होती है, जो बीपी है कि नहीं बताती है। नॉर्मली बीपी जो होता है 50 एज के बाद ही होता है, और उसको होता है जिसके ऊपर टेंशन होता है, बर्डन होता है, जो फैटी होता है, जो एक्सरसाइज नहीं करता, जो खाने की केयर नहीं करता, इन लोगों में देखा जाता है। जो मेहनत करता है, एक्सरसाइज करता है, जो टेंशन नहीं लेता, उन लोगों को बीपी कभी होता नहीं। नॉर्मली 1 लाख लोगों में एक को हो सकता है ऐसी कंडीशन में, पर लेकिन जो टेंशन लेते हैं, जो जिनकी फैट है, जो एक्सरसाइज नहीं करते, जो सोते रहते हैं, जो काम नहीं करते, इनमें से 1 लाख लोगों के पीछे 99,000 लोगों को बीपी होता है। तो उसके हिसाब से टेंशन मत लो, बर्डन मत लो, मेहनत करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, अच्छा खाते रहो और शरीर को मेंटेन करते रहो, तभी आपका ब्लड प्रेशर 80 और 120 पर mmHg जो यूनिट होता है ब्लड का, उसके हिसाब से मेंटेन रहेगा। अगर 120 से 130 होगा तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं। ओके बच्चों, समझ में आया? थैंक यू।